लड़की छेड़ रही है तो छिड़ जाओ ना। ये अनरिमार्केबली ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट था एक लेडी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, जब उनके पास एक लड़का ये केस रिपोर्ट करने आया कि उसे एक लड़की 2 हफ्तों से छेड़ रही थी, हरास कर रही थी। ये है शिव कुमार, दिल्ली में रहने वाले एक 45 साल के आदमी जो डिसेबल्ड है, उनको कैंसर है और उन्हें पैरालिटिक अटैक भी आ चुका है। उनकी 0 सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद एलिमनी देना पड़ रहा है, जो वो क्राउड फंडिंग करके दे रहे हैं। कोलकाता में तो एक मैट्रिमोनियल स्कैम ही पकड़ा गया, जिसमें एक औरत ने 3 बार शादी की और तीनों के ऊपर फेक केसेस फाइल करके तीनों से एलिमनी का पैसा वसूला। हाय गाइस, दिस इज निकिता और बस गेस करो इंडिया में रजिस्टर होने वाले रेप केसेस में से कितने % केसेस फेक होते होंगे? 74%। आज इंडिया में 51% मेल्स वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं और 50% मेल्स साइबर स्टॉकिंग भी फेस करते हैं। इसके बावजूद आज हमारे लीगल सिस्टम में ऐसे 11 मेजर लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कम्प्लीटली एंटी मेन है। एंड अनफॉर्चुनेटली सालों से कई सारी औरतें इन लॉज का मिसयूज करके आदमियों को फंसाती आ रही है, जिसकी वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि हर एक इंडियन को ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, ताकि हम फीमेल्स हो या मेल्स हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए ट्रूली इक्वल बना पाए। लॉ नंबर 1, आईपीसी सेक्शन 497, एडल्ट्री। बेसिकली एडल्ट्री यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से डील करता हुआ सेक्शन है। इस लॉ के मुताबिक एडल्ट्री एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कोई मैरिड मेल अपनी वाइफ के अलावा किसी दूसरे वुमेन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये लॉ एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि एडल्ट्री में इन्वॉल्व वुमेन गिल्टी पाई जाने के बावजूद उसको सजा नहीं दी जा सकती है। नाउ सबसे शॉकिंग बात, लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 55% मैरिड इंडियंस ने कभी ना कभी अपने स्पाउस को चीट किया है और इसमें ज्यादातर वुमेन इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एडल्ट्री लॉ इज बायस्ड अगेंस्ट मेन एंड इसीलिए इसमें कई चेंजेस भी किए गए, जो अभी हम समझेंगे। अब किसी को कोई पसंद होना ये हर एक का एक पर्सनल चॉइस है और उसका फंडामेंटल राइट भी है। हेंस 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि अब से एडल्ट्री को एज अ क्राइम नहीं देखा जाएगा, मतलब अब से एडल्ट्री के अंडर कोई कन्विक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब से फीमेल और मेल दोनों अपने स्पाउसेस के द्वारा कमिटेड एडल्ट्री को बेसिस फॉर डिवोर्स बताकर डिवोर्स ले सकते हैं और इस केस में हस्बैंड को अपने वाइफ को एलिमनी भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार डिवोर्स के काफी वियर्ड केसेस भी देखने मिले थे। 2021 में यूपी की एक औरत ने डिवोर्स के लिए फाइल किया क्योंकि उसको शादी के बाद मालूम पड़ा कि उसका हस्बैंड बॉल्ड है। बट दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस, क्योंकि लोगों को 40s-50s में होने वाला हेयर फॉल अब रैपिडली 20s और 30s में होने लगा है। एंड इन मोस्ट केसेस इट्स जेनेटिक, यानी अगर किसी फैमिली मेंबर को हेयर फॉल है तो चांसेस है आपको भी हेयर फॉल होगा। बस डिफरेंस इतना है कि बदलती हुई लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस की वजह से 40s-50s में होने वाला हेयर फॉल अर्ली 20s में हो सकता है। फॉर्चुनेटली हेयर फॉल इन 7 स्टेजेस में होता है, तो आप खुद जज कर सकते हो कि आप किस स्टेज पे हो। नाउ स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच तो सही ट्रीटमेंट लेकर हेयर लॉस कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 5 के बाद आपके पास सिर्फ रिस्क की हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट्स ही बचते हैं। सो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आप अपना सकते हो ट्राया का होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेयर फॉल। ट्राया आपके हेयर फॉल का रूट कॉज पता करके होलिस्टिकली आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, इन तीनों साइंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट्स भी देखे हैं। और तो और 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ट्राया को चुना है। आप भी ट्राया के जरिए बस 3 सिंपल स्टेप्स में अपने हेयर फॉल को मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट, उनके साइट पर आप एक फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट ले सकते हो और आपके आंसर्स, स्टेज ऑफ हेयर फॉल, सिवियरिटी और मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको एक कस्टमाइज सोल्यूशन किट दिया जाएगा। सेकंड, वो कस्टमाइज 1 मंथ किट आपको रिलीजियसली लेना है। एंड थर्ड, उनके हेल्थ कोचेस एंड फ्री डाइट प्लान की मदद से 5 से 6 महीने में फिनोमिनल रिजल्ट्स देखना है। प्लस मेरे कोड निकिता 20 से आपको 20% ऑफ मिलेगा। सो जल्दी करो, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 5 डेज तक ही वैलिड है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लॉ नंबर 2, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट पॉश 2013। ये लॉ किसी भी फीमेल को वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट सेफगार्ड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका सेक्शन 2 अग्रीव्ड वुमेन सिर्फ वुमेन को ही विक्टिम डिनोट करता है और उसके कंप्लेंट पर सिर्फ एक मैन ही अरेस्ट किया जा सकता है इस क्राइम के अंडर। बट व्हाट इफ ये क्राइम किसी फीमेल ने मेल पे किया या इवन फीमेल ने फीमेल के अगेंस्ट किया, तब क्या होगा? You won't believe, पर 2013 में वाईकॉम 18 ने इंडिया के इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कॉर्पोरेट्स में एक सर्वे किया था और उसमें पता चला कि 43% मेल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कभी ना कभी सेक्सुअली हरास किए गए हैं। ऑल्सो इकोनॉमिक्स टाइम ने साइनोवेट नाम का एक सर्वे में देश के रैंडम 520 से वर्किंग मेल्स का सर्वे किया, तो इसमें भी 51% मेल्स ऐसे थे जिनके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। बट अगेन, ये केस किस क्लॉज के अंडर रजिस्टर करेंगे? लॉ नंबर 3,
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 80। ये सेक्शन क्लियरली बोलता है कि एक हस्बैंड को ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को लाइफ टाइम मेंटेन यानी उसके खर्चे उठाए। बट द प्रॉब्लम इज कि वो मेंटेनेंस क्या होगा, कितना होगा, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है और इसीलिए इसको मेन के खिलाफ आसानी से यूज किया जा सकता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में दिल्ली के शिव कुमार जी के केस में देखा, जिनको अपनी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए 5 लाख रुपीस देना पड़ा, जो उन्होंने क्राउड फंडिंग करके दिया, क्योंकि एक्चुअली मेंटेनेंस को लेकर जुडिशरी काफी स्ट्रिक्ट होती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में ये तक सीधा कह दिया था कि हस्बैंड में बेग, बोरो और स्टील टू मेंटेन वाइफ एंड चाइल्ड। ये लॉ वाइफ को हस्बैंड से सेपरेट रहने के बाद भी मेंटेनेंस देने के लिए मैंडेट करता है अगर उसका हस्बैंड वाइफ के कंसेंट या फिर विल के बिना उसको छोड़ के कहीं चला जाता है तो। क्या अगर कोई हस्बैंड जॉब के लिए कहीं दूर रहता हो बट उसकी वाइफ कुछ पैसों के लिए अचानक से हस्बैंड पर ये केस फाइल कर दे कि वो तो मेरे कंसेंट के बिना, मेरे विल के बिना मेरे से दूर रह रहा है, तब क्या होगा? नेक्स्ट लॉ इज सेक्शन 498A, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड। मेन राइट्स एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज का मानना है कि आईपीसी सेक्शन 498A इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का मोस्ट अब्यूज लॉ है, क्योंकि सबसे पहले तो जो बात कॉमन हर लॉ में है, ये कंप्लीटली जेंडर बायस्ड है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी, यानी कि एक वुमेन पर क्रूएल्टी के लिए हस्बैंड और उसके पूरे फैमिली को गुनहगार ठहराया जा सकता है और इसके लिए उनको 3 साल की सजा भी हो सकती है, इंक्लूडिंग हस्बैंड के बूढ़े माता पिता को भी। ऑफ कोर्स कई केसेस में औरतें इसका गलत यूज करती है। इनफैक्ट ये ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि 2015 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि इंडिया में सेक्शन 498 के अंडर कई फॉल्स केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स को भी जेल जाना पड़ रहा है। हेंस एक फॉल्स केस को ग्राउंड्स फॉर इमीडिएट डिवोर्स माना जाना चाहिए। नाउ लॉ का नेक्स्ट लूप होल, इसमें क्रूएल्टी को भी काफी वेगली डिफाइन किया है, तो अब एक्सप्लेनेशन सुनते वक्त कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना। एक्सप्लेनेशन ए कहता है एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच नेचर एज इज लाइकली ड्राइव वुमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, जिसमें मेंटल और फिजिकल दोनों कवर होता है, ऑफ द वुमेन। अब पहला कीवर्ड लाइकली, जो क्रूएल्टी के लिए कोई क्लियर सर्कमस्टांसेस नहीं बता रहा। अगेन डेंजर टू लाइफ भी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर उस वुमेन ने कहा कि मुझे एक धक्का दे दिया विच वॉज ऑल्सो डेंजर टू माई लाइफ, इसके बेसिस पे भी पुलिस हस्बैंड को बुक कर सकती है। सिमिलर अनक्लैरिटी हार्म टू मेंटल हेल्थ में भी एग्जिस्ट करती है और दूसरे सब क्लॉज में तो क्रूएल्टी को कोर्सिंग वुमेन फॉर अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी में डिफाइन किया गया है, यानी इसमें कोर्सिंग इस टर्म को काफी ओपन एंडेड छोड़ा है। मतलब अगर वाइफ के हिसाब से वर्बली भी कोई हस्बैंड या उसका फैमिली मेंबर वाइफ को कुछ बोल दे तो उन्हें इस लॉ के अंडर बुक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि वर्बल का आपके पास क्या प्रूफ होगा। इसीलिए कई फॉल्स क्रूएल्टी के केसेस होना बहुत ज्यादा कॉमन है। 2015 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने खुद लोकसभा में बताया कि 2011 से 2013 के बीच सिर्फ 2 सालों में 31,292 फॉल्स केसेस फाइल हुए थे इस सेक्शन के अंडर सिर्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक लॉ इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस लॉ का सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 इकोनॉमिक अब्यूज कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को कोई ऐसे मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने ना दे, लेट्स से अगर हस्बैंड को एक लैंड नहीं बेचना है बट वाइफ उस लैंड को बेचना चाहती है और वो प्रॉपर्टी दोनों जॉइंटली ओन करते हैं, तो इस केस में हस्बैंड को वो लैंड सेल करना पड़ेगा। इफ वो ऐसा नहीं करता तो वाइफ उसे डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर बुक करवा सकती है, साइटिंग इकोनॉमिक अब्यूज। नेक्स्ट लॉ इज सेक्शन 375 रेप। आईपीसी सेक्शन 375 के हिसाब से सिर्फ वुमेन का ही रेप हो सकता है। इस लॉ को इतना ज्यादा जेंडर बायस फ्रेम किया गया है कि रेप कब कंसिडर किया जाएगा, इसके लिए भी ऑफेंस एक्टिविटी में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से एक वुमेन या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इससे ही डिफाइन किया गया है और कुछ नहीं। इसके अलावा सेक्शन 375 का सब सेक्शन 4 काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। उसके हिसाब से अगर एक वुमेन किसी मैन को सेक्सुअल इंटरकोर्स का कंसेंट देती है, पर वो भी तब जब उसे लगता हो कि वो उससे आगे जाके शादी करने वाला है, तो इस केस में अगर वो लड़का आगे जाके शादी नहीं करता तो इस एक्ट को रेप कंसिडर किया जा सकता है। एंड इसमें शादी होने वाली थी, इसको प्रूव करने के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं दिए गए हैं। इनफैक्ट एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2012 निर्भया रेप केस के बाद कई रेप केसेस ओपनली रजिस्टर होने लगे थे, जो एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेटली उन केसेस में से 74% रेप केसेस
कंप्लीटली फेक थे। इस पे रिसर्च करते वक्त हमें एक और बहुत ही वियर्ड केस मिला जो ये फेक केसेस का ट्रेंड बताता है। 2018 में एमपी के जबलपुर की एक लड़की ने 6 साल में 10 रेप केसेस फाइल किए, लेकिन फिर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा हर एक रेप केस कंप्लीटली फेक था। नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक लॉ इज गैंग रेप। अगर आप रेप से रिलेटेड ही दूसरे सब क्लॉज सेक्शन 376D को देखें जो गैंग रेप से डील करता है, वहां भी सेम मैन को एज एन एबेटर रख के ही फ्रेम किया गया है पूरा का पूरा लॉ। इस लॉ के हिसाब से वुमेन रेप कर ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसे कई केसेस देखने मिले भी हैं। जैसे पिछले ही साल 2022 में 4 औरतों ने मिलकर एक आदमी का गैंग रेप किया था, बट क्योंकि एज पर लॉ वुमेन के अगेंस्ट रेप एंड गैंग रेप में ऐसा कोई भी सेक्शन ही नहीं है, इसलिए जब कभी भी ऐसे कोई क्राइम्स अगेंस्ट मेन होते हैं तो उसको सिर्फ सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस के अंडर ही कन्विक्ट किया जाता है। बट उसमें मैक्सिमम सजा 10 साल की है, डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है। इसीलिए प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में कन्विक्ट को छोड़ना पड़ा था, इसके पीछे भी यही रीजन था। सो केस ऐसा था कि प्रिया पटेल नाम की एक लेडी के हस्बैंड भानु प्रताप पटेल ने रेप कमिट किया था, जिसमें प्रिया पटेल ने विक्टिम को स्लैप करके अपने हस्बैंड को रेप में हेल्प किया था। अब इस क्राइम में लोअर कोर्ट ने तो प्रिया को अबेटर इन क्राइम कंसिडर किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एज पर लॉ वुमेन कैन नॉट कमिट रेप, सो कैसे उसको कन्विक्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक लॉ इज 354B मोलेस्टेशन। इस लॉ में ऐसा मेंशन है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को फोर्सफुली स्ट्रिप करने की कोशिश करता है या मोलेस्ट करने का अटेम्प्ट करता है तो उसे इस लॉ के अंडर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगेन इसमें भी एक आदमी को ही अबेटर दिखाया गया है। सो अगर कोई लेडी किसी मेल या लेट्स से इवन एक माइनर को मोलेस्ट करने का अटेम्प्ट करती है तो क्या उस पर ये लॉज लागू होंगे? नो, क्योंकि अगेन कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो किस लॉ के अंडर कन्विक्शन होगा? रिजल्टेंटली इस लॉ के भी मिसयूज के केसेस काफी हाई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2013 में मोलेस्टेशन के 30,000 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिनमें से 75% केसेस फेक थे। 75%, कैन यू बिलीव दैट? ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट मेन के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, और इसीलिए मेन राइट्स मैगजीन के रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 3,500 से ज्यादा मेन सुसाइड कमिट करते हैं सिर्फ फेक मोलेस्टेशन के केसेस की वजह से। ये डेटा सिर्फ फेक मोलेस्टेशन का है, इसमें फेक रेप, फेक डाउरी कुछ भी एडेड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक लॉ इज 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी, यानी कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। इस लॉ का सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि इसमें वर्बल अब्यूज भी काउंट होता है, यानी सिंपली अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसकी वजह से भी लड़के पे लड़की आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस फाइल कर सकती है। इसके मिसयूज के भी कुछ काफी फनी केसेस है, जैसे जुलाई 2023 का एक केस जहां एक गर्लफ्रेंड ने एक लड़के पर आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस फाइल किया, लेकिन फिर फर्दर इंटरोगेशन पे उस लड़की ने सामने से ही एक्सेप्ट किया कि ये मेरा ही बॉयफ्रेंड है और हमारी छोटी सी नोकझोंक हो गई थी, तो मैं उस पर केस फाइल करके उसको एक सबक सिखाना चाहती थी। ऑल्सो लाइक अदर लॉज, इस लॉ में भी सिर्फ वुमेन को ऐसे क्राइम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी अगर कोई वुमेन किसी मेल की मॉडेस्टी को अब्यूज करती है, उसे गाली देती है, कुछ भी करती है, तो उस पर इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे फेक केसेस के रिप्लाई में मेन सेक्शन 499 के अंडर उस औरत पर डेफेमेशन का केस चला सकते हैं, मगर ये भी तब पॉसिबल है ना जब उस बंदे के ऊपर चलने वाला फेक केस प्रूव हो जाए एंड केस क्लोज हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक लॉ इज 354C वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का मतलब है किसी के प्राइवेट वीडियोस या फिर फोटोज लेना जब वो नेकेड है या फिर अनड्रेस हो रहे हैं। इस लॉ में भी मैन को ही एज अ प्रिज्यूम्ड ऑफेंडर मेंशन किया गया है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन के प्राइवेट फोटोज और वीडियोस निकालता है तो उसे सेक्शन 354C के अंडर सजा हो सकती है। बट उसका क्या जब कोई वुमेन किसी मैन की मर्जी के खिलाफ उसकी वीडियो ले ले? हाल ही में आपने बहुत सारे व्हाट्सएप स्कैम्स के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ फीमेल्स रैंडमली मेल्स को वीडियो कॉल करती है और स्ट्रिप ऑफ करती है एंड फिर उसको पूरे सीन को रिकॉर्ड करके मेल को पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है। इस केस में आइडियली ब्लैकमेल के साथ साथ वॉयरिज्म का भी केस फाइल होना चाहिए, लेकिन अगेन पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि लड़कियों के अगेंस्ट ऐसा कोई क्लॉज ही अवेलेबल नहीं है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 354D स्टॉकिंग। इंडिया में हर 55 मिनट्स में एक स्टॉकिंग का केस रिपोर्ट होता है। डिड यू नो दैट? इसीलिए आईपीसी सेक्शन 354D स्टॉकिंग के अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्शन देता है। बट इसमें ऐसा मेंशन है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को फॉलो करता है या फिर उसे रिपीटेडली कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो भी उस वुमेन के डिसइंटरेस्ट के क्लियर इंडिकेशंस दिखाने के बाद, तो वो वुमेन उस आदमी पर स्टॉकिंग का केस फाइल कर सकती है। पहला लूपहोल ये है कि क्लियर इंडिकेशंस ऑफ डिसइंटरेस्ट, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है।
इसके अगले ही लाइन पर ऐसा मेंशन है कि अगर कोई लड़का किसी औरत को इंटरनेट पर भी मॉनिटर करता है, चाहे वो ईमेल्स हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इसे भी स्टॉकिंग ही कंसिडर किया जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, क्या इसका मतलब होगा अगर किसी लड़के ने उसकी फ्रेंड का कोई फोटो लाइक किया, सब उसके स्टोरीज देखी या फिर उन्हें लाइक भी किया, तो क्या वो भी स्टॉकिंग में इंक्लूड होगा? एंड अगेन इन सबसे भी बड़ा प्रॉब्लम, ये लॉ एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है अगर कोई लड़का लड़की को छेड़े, लेकिन अगर लड़की लड़की को छेड़े तो क्या होगा? नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सारे लॉज को स्क्रैप आउट कर देना चाहिए, वो हमारे सेफ्टी के लिए ही है, बट इसे ट्रूली इक्वल बनाने के लिए इसके कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं। लीगल सर्विस इंडिया जर्नल के हिसाब से हमारे लॉज को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज में रीड्राफ्ट करना चाहिए। बेसिकली उनका मानना है जहां जहां भी मैन लिखा है उस वर्ड को पर्सन से रिप्लेस कर देना चाहिए, और जहां पे भी हस्बैंड या फिर वाइफ लिखा है उसे स्पाउस से रिप्लेस कर देना चाहिए। ऑल्सो लीगल जर्नल ये भी बताती है कि इस इशू को फिक्स करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे हमें हमारी सोसाइटी को भी मेंस राइट्स को लेके अवेयर करना चाहिए, यानी ये अवेयरनेस हमें स्कूल लेवल से ही देना चाहिए। उनका मानना है कि बच्चों को वुमेन्स डे एंड मेंस डे दोनों डेज की इंपॉर्टेंस समझाते हुए इंडिविजुअल राइट्स को लेकर एक डेडिकेटेड चैप्टर उनके करिकुलम में ऐड करना चाहिए। ये काफी अच्छा सजेशन हो सकता है, क्योंकि जितना वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है अनफॉर्चुनेटली उतना क्रेडिट मेंस डे को नहीं मिलता है। एंड वुमेन्स डे सेलिब्रेट होने के बावजूद क्या हम उस दिन पे औरतों को उनके राइट्स बताते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो ये सेम चीज हम कर सकते हैं वुमेन्स डे पे वुमेन के लिए, मेंस डे पे मेन के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सॉल्यूशंस वर्क करेंगे? आपके जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्योंकि हमारे लॉस के बारे में एक्चुअली लोगों को इन्फॉर्मेशन ही काफी ज्यादा कम होती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल ही ले लो, रिसेंटली काफी डर का माहौल सा बन गया था कि अब से दिल्ली में डिक्टेटरशिप होने लग जाएगी, क्योंकि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल से अरविंद केजरीवाल जी के पावर्स छीन लिए जाएंगे। बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। सो उस बिल के क्या क्लॉजेस है और क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बिल की वजह से, इस बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ट्राया का हेयर टेस्ट लेना मत भूलना। मेरा कूपन कोड निकिता20 यूज करके आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है, बट जल्दी करिएगा, ये ऑफर सिर्फ 5 डेज तक की वैलिड है। जय हिंद।